क्या आपने कभी कभी समुद्र से उठता हुआ कोई तूफान देखा है? हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी एक सवाल से शुरू होते हैं। आज हम चक्रवात यानी साइक्लोन की दुनिया में उतर रहे हैं और ये स्रोत देखने में बहुत सीधे और सरल लग सकते हैं, लेकिन यह हमें इस विशाल और शक्तिशाली प्राकृतिक घटना के बिल्कुल केंद्र तक ले जाते हैं। तो आज का मिशन साफ है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि एक चक्रवात जन्म कैसे लेता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और भारत के नक्शे पर इसका खतरा कुछ खास जगहों पर ही ज्यादा क्यों है। चलिए इस तूफानी विषय की गहराई में उतरते हैं। और ये समझना मतलब सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी का मामला नहीं है। जैसा कि इन दस्तावेजों में बार बार इशारा किया गया है, ये सीधे तौर पर लाखों लोगों की सुरक्षा और बचाव से जुड़ा हुआ है। जब हम इन प्रक्रियाओं को समझ लेते हैं ना, तो हम खतरे का अंदाजा कहीं बेहतर लगा सकते हैं। ये ज्ञान सचमुच में जीवन बचाने की ताकत रखता है। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी चीज बनती कैसे है? हमारे हाथ में जो जानकारी है वो सबसे पहले एक बहुत बुनियादी चीज पर उंगली रखती है, गर्म समुद्री पानी। सिर्फ गर्म नहीं, बल्कि एक खास तापमान से ज्यादा गर्म। हाँ, और वो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 27 डिग्री का जो नंबर है ना, समझिए यही वो स्विच है जो इस पूरे इंजन को चालू कर देता है। जब समुद्र की सतह का तापमान इस जादुई आंकड़े को पार कर जाता है, तो समुद्र वो एक शांत सतह नहीं रह जाता, वो एक विशाल ऊर्जा के स्रोत में बदल जाता है। यही ऊर्जा चक्रवात का ईंधन है, उसका खाना है। इसे समझने के लिए हमारे दस्तावेज एक बहुत सरल सादृश्य देते हैं। जैसे हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर ऊपर उठता है। बराबर। अब कल्पना कीजिए कि ये बर्तन कोई छोटा मोटा पतीला नहीं, बल्कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र है। जब उसकी ऊपरी सतह 27 डिग्री से ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो भारी मात्रा में गर्म नम हवा को ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देती है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और फिर एक कम दाब का क्षेत्र या लो प्रेशर एरिया बनता है। और ये कम दाब का क्षेत्र ही चक्रवात का दिल है, उसका इंजन है। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। जब ये गर्म और नमी से भरी हवा की विशाल मात्रा तेजी से ऊपर उठती है, तो वो अपने नीचे एक तरह का वैक्यूम या खालीपन छोड़ जाती है। अब प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, राइट। तो उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी और भारी हवा तेजी से उस केंद्र की ओर दौड़ती है। अच्छा, तो ये एक तरह का खिंचाव है, जैसे कोई बहुत ताकतवर वैक्यूम क्लीनर। बिल्कुल। हाँ, वैक्यूम क्लीनर जैसा, जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच रहा हो। केंद्र की ओर भागना ही तूफान की नींव रखता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है। अगर ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है, तो उसे हवा को सीधा अपनी तरफ खींचना चाहिए। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि हवा तेजी से घूमने लगती है और बनता है चक्रवात। ये सीधी खिंचाव एक घुमावदार नाच में कैसे बदल जाती है? ये घूमना कहाँ से आता है? ये वो कदम है जहाँ एक आम वायुमंडलीय हलचल एक संगठित और खतरनाक चक्रवात का रूप ले लेती है। हवा का ये घूमना ही उसे उसकी पहचान, उसकी विनाशकारी संरचना देता है। इसके पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी का अपना घूमना है। जब हवा उस कम दाब वाले केंद्र की ओर हजारों किलोमीटर की दूरी से भागती है, तो धरती के अपनी धुरी पे घूमने की वजह से वो सीधी रेखा में नहीं चल पाती है। उसे एक हल्का सा धक्का लगता है, एक मोड़ मिलता है। और जब लाखों टन हवा एक साथ उस मोड़ के साथ उस केंद्र की ओर भागती है, तो वो एक विशाल घुमावदार सिस्टम बना लेती है। यही घूमना चक्रवात को जन्म देता है। अब समझ आया। तो ये सिर्फ हवा का ऊपर उठना नहीं है, बल्कि ऊपर उठती हवा का पृथ्वी के घूमने के साथ मिलकर एक घुमावदार सिस्टम बना लेना है। और जब ये सिस्टम बन जाता है, तो ये अपने आप में एक जिंदा चीज जैसा हो जाता है। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसके 3 बड़े प्रभाव होते हैं। इसमें पहला तो साफ है, तेज हवा। हाँ, तेज हवा तो होनी ही है। हवा जितनी तेजी से उस कम दाब वाले केंद्र की ओर भागेगी, उसकी रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। हम यहाँ 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा की रफ्तार की बात कर रहे हैं। ये इतनी ताकत होती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल सकती है और मजबूत पेड़ों को जड़ों से उखाड़ सकती है। ये तो सिर्फ एक प्रभाव हुआ। स्रोत में भारी बारिश का भी जिक्र है। उस वैक्यूम क्लीनर वाले उदाहरण से हवा तो समझ आती है, लेकिन ये अचानक इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है? याद कीजिए, ये सारी प्रक्रिया किससे शुरू हुई थी?
गरम और नम हवा से। इस हवा में भारी मात्रा में नमी होती है जो उसने गरम समुद्र की सतह से सोखी है। जब ये हवा ऊपर उठती है तो वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी हो जाती है, और जैसे ही हवा ठंडी होती है वो अपनी नमी को संभाल नहीं पाती और वो सारी नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे घने बादल बनते हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा हो तो बादल भी बहुत विशाल और घने बनते होंगे। ये किलोमीटर ऊंचे बादलों के पहाड़ होते हैं। एक चक्रवात कुछ ही घंटों में उतनी बारिश कर सकता है जितनी किसी शहर में कई महीनों में होती है, और नतीजा अचानक आने वाली भयानक बाढ़ जो हवा से भी ज्यादा तबाही मचा सकती है। तो ये एक साथ दो तरफा हमला हुआ, हवा का और पानी का। लेकिन स्रोत में एक तीसरी और शायद सबसे डरावनी चीज का जिक्र है, ऊंची लहरें। हाँ, और तटीय इलाकों के लिए ये सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती हैं। इन्हें स्टॉर्म सर्ज या तूफानी लहरें कहते हैं। ये सिर्फ ऊंची लहरें नहीं है, ये समुद्र के जल स्तर का ही ऊपर उड़ जाना है। चक्रवात की घूमती हुई तेज हवाएं समुद्र की सतह पर लगातार जोर डालती हैं और पानी को धकेलकर एक जगह इकट्ठा करती हैं, जिससे एक विशाल पानी का गुंबद जैसा बन जाता है। जब ये गुंबद तट से टकराता है तो समुद्र का पानी 15-20 फीट ऊंची दीवार बनकर जमीन पर चढ़ाता है और कई किलोमीटर अंदर तक सब कुछ डुबो देता है। अब जाकर मुझे इसकी पूरी भयावहता समझ में आई है। ये कोई एक दुश्मन नहीं है, बल्कि 3 दुश्मन हैं जो एक साथ हमला कर रहे हैं: हवा, बारिश और समुद्र। कोई एक भी चीज अकेली काफी तबाही मचा सकती है, और चक्रवात इन तीनों को एक साथ लेकर आता है। बिल्कुल, यही वजह है कि इसे सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। और जब हम इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। हाँ, और यहाँ से बातचीत एक नया मोड़ देती है। हमारे हाथ में जो जानकारी है वो एक बहुत सीधा लेकिन चौंकाने वाला तथ्य बताती है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ज्यादा और अरब सागर में कम आते हैं। अब भारत के दोनों तरफ विशाल समुद्र हैं, लेकिन एक तरफ खतरा इतना ज्यादा क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक अवलोकन है, और अगर हम इसे उन वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ें जिनकी हमने अभी चर्चा की तो पहेली सुलझने लगती है। चक्रवात बनने की पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या थी? 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म समुद्री सतह। सही। तो स्रोत का ये तथ्य हमें सीधे सीधे ये बताता है कि बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियां अरब सागर की तुलना में चक्रवातों के बनने और उनके मजबूत होने के लिए ज्यादा अनुकूल है। बंगाल की खाड़ी का पानी ज्यादा गर्म रहता है और ज्यादा समय तक गर्म रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब अटलांटिक में भी हरिकेन आते हैं, प्रशांत महासागर में टाइफून आते हैं। क्या बंगाल की खाड़ी की स्थिति दुनिया में सबसे अलग है, या ये सिर्फ हमारा स्थानीय खतरा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया भर में चक्रवात बनते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक बनावट उसे एक तरह का चक्रवात इंक्यूबेटर बना देती है। वो चक्रवातों को पालती पोसती है। इसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से जमीन से घिरी हुई है। ये एक बंद कटोरी जैसी है, जिससे उसका पानी खुले समुद्र की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा नहीं होता। अच्छा, तो उसकी बनावट ही उसे गर्म पानी का पूल बना देती है। ताज़ा पानी समुद्री खारे पानी से हल्का होता है, इसलिए वो सतह पर एक परत बना लेता है, और ये हल्की परत खारे पानी की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो सतह पर चक्रवात को पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल मिल जाता है। तो एक तरफ कटोरी जैसी बनावट जो गर्मी को कैद करती है, और दूसरी तरफ नदियों का ताज़ा पानी जो सतह को और जल्दी गर्म कर देता है। ये तो सचमुच एक आदर्श तूफान फैक्ट्री जैसा लगता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर काफी गंभीर है। इसका मतलब है कि भारत के पूर्वी तट पर बसे राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार, ये दुनिया के सबसे ज्यादा चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक में रहते हैं। इस इलाके में दुनिया की सबसे घनी आबादी में से कुछ रहती हैं। तो यहाँ खतरा सिर्फ चक्रवातों की संख्या का नहीं, बल्कि उनके रास्ते में आने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी का भी है। ये जानकारी सिर्फ भूगोल की किताब के लिए नहीं, ये जीवन मरण का प्रश्न है। तो हमने विज्ञान को समझा, भारत के भूगोल पर इसके असर को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का हम करते क्या हैं? जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो हमें एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाते हैं। इसलिए चक्रवात से बचाव और चेतावनी बहुत जरूरी है।
ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है। हाँ, लेकिन इस एक लाइन के पीछे दशकों का वैज्ञानिक विकास और मेहनत छिपी है। ये वाक्य पूरी चर्चा का सार है, क्योंकि हम चक्रवात के विज्ञान को समझते हैं। हमें पता है कि उसे बनने के लिए गर्म पानी चाहिए, हमें पता है कि वो कैसे घूमता है, हमें पता है कि वो ज्यादातर कहाँ बनते हैं। इसीलिए आज हम तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ये अब कोई किस्मत का खेल नहीं रह गया है। तो ये जो चेतावनी प्रणालियां हैं, ये सीधे तौर पर उसी वैज्ञानिक समझ से जुड़ी हुई हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हम भविष्यवाणी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम प्रक्रिया को समझते हैं। एकदम। सोचिए ये कैसे काम करता है। हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष से लगातार समुद्र की सतह के तापमान पर नजर रखते हैं। जैसे ही उन्हें कहीं पानी 27 डिग्री से ज्यादा गर्म दिखता है, वो उस इलाके पर खास ध्यान देना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही वहां कोई कम दाब का क्षेत्र बनता है, मौसम वैज्ञानिक 24 घंटे उस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और फिर कंप्यूटर मॉडल्स और डेटा की मदद से वो उसके रास्ते का अनुमान लगाते होंगे। हाँ, वो अनुमान लगाते हैं कि ये कितना शक्तिशाली होगा, ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और सबसे जरूरी, ये कब और कहाँ तट से टकराएगा। ये जानकारी अमूल्य है। इसी जानकारी के आधार पर जमीन पर एक पूरी चेन ऑफ कमांड सक्रिय हो जाती है। सरकारें चेतावनी जारी करती हैं, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जाता है, आपदा प्रबंधन की टीमें तैयार हो जाती हैं, और सबसे जरूरी, तटीय इलाकों से लाखों लोगों को समय रहते निकालकर सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया जाता है। ये जानना कि विज्ञान कैसे सीधे तौर पर जाने बचाता है, बहुत बहुत प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल। आप सोचिए, दशकों पहले जब हमारे पास ये तकनीक और समझ नहीं थी, तो ओडिशा में 1999 के सुपर साइक्लोन जैसी एक ही आपदा में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और आज उसी तीव्रता के चक्रवातों में हम सटीक चेतावनियों और तैयारी की वजह से इस संख्या को दहाई के आंकड़ों तक लाने में सफल हुए हैं। ये विज्ञान की असल जीत है। तो स्रोत की जो आखिरी पंक्ति है, सुरक्षा ही समझदारी है, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो इस बात का ऐलान है कि इंसान ने प्रकृति की एक ताकतवर पहेली को सुलझा लिया है। हाँ, वो उस पूरी वैज्ञानिक समझ का व्यावहारिक नतीजा है। समझदारी इसी में है कि हम विज्ञान पर भरोसा करें, चेतावनियों को गंभीरता से लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। हम प्रकृति की इस विशाल शक्ति को रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपनी समझ और तैयारी से हम उसके सबसे बुरे प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी और अपने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो चलिए एक बार इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि एक चक्रवात के जन्म के लिए समुद्र की सतह का 27 डिग्री सेल्सियस वाला जादुई तापमान एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। इस गर्म पानी से उठने वाली नम हवा एक कम दाब का क्षेत्र बनाती है, जो एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह चक्रवात का शक्तिशाली इंजन बन जाता है। और फिर पृथ्वी के घूमने से मिला एक मोड़ उस सीधे खिंचाव को एक विनाशकारी घुमाव में बदल देता है। और हमने ये भी समझा कि कैसे बंगाल की खाड़ी की अनूठी भौगोलिक बनावट उसे चक्रवातों के लिए एक इंक्यूबेटर बना देती है, जिसका सीधा मतलब है कि हमारे पूर्वी तट पर खतरा दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। बिल्कुल। और आखिर में हमने ये जाना कि कैसे इस सारी वैज्ञानिक समझ ने हमें एडवांस चेतावनी प्रणालियां बनाने में मदद की, जो तूफान के आने से पहले ही लाखों जानें बचाने का काम करती हैं। हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी और चक्रवात के पीछे के विज्ञान, भूगोल और सबसे जरूरी मानवीय सुरक्षा के पहलू की एक बहुत गहरी समझ तक पहुंचे। इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जो सीधे हमारे स्रोतों से ही निकलता है। हमारे दस्तावेज साफ बताते हैं कि चक्रवात गर्म समुद्र के ऊपर बनता है और वहीं से अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ईंधन प्राप्त करता है। ये सोचने वाली बात है कि जब यही शक्तिशाली चक्रवात, जो पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है, जब वो समुद्र को छोड़कर जमीन पर पहुंचता है, तो उसकी शक्ति और उसकी संरचना पर क्या असर पड़ता होगा, उसका अंत कैसे होता।